डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, आज के जो दोनों लेक्चर हैं बड़े क्रिटिकल हैं इस सेंस में कि आप लोगों ने जो अपने कोर्स प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, उन सब चीज़ों के लिए हमें जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है जी ये जो हमारे पास जितने प्रोजेक्ट हैं आपके, उसमें हम लोगों ने जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है इस पे काम शुरू करना है। तो इसके ना बेसिकली ओवरऑल 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये कनेक्टिविटी करते हैं। तो वो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब आज मैंने इंशाल्लाह इन दोनों को डिस्कस करना हम लोगों ने। तो आप लोग अगर हो सके तो मेरे साथ भी इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करें। आई होप कि इंशाल्लाह हम इसको अचीव कर लेंगे। और आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प प्रोवाइड कर सकूं, जो भी आपका इसमें प्रॉब्लम है या इशू है। तो जो पहला इसमें आपको मेथड नज़र आएगा वो तो बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। उसमें हम कोई कोड नहीं करते। इसका जो जनरल सा तरीका है उसके थ्रू हम सिंपली इसको वहाँ से जाकर कनेक्ट कर लेते हैं। तो उस कनेक्शन के लिए जनाब हम उसके कहते हैं डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग क्या होती है इसकी तरफ अभी आते हैं। मुझे जैसे मैं ना आप लोगों के लिए एक फ़ाइल डाउनलोड कर रहा हूँ जिसको कहते हैं नॉर्थ विंड की डेटाबेस। वो ज़रा मैं इसको अटैच करके दिखा दूँ आपको एक बार, तो फिर मैं इसके साथ वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो जनाब जी इश्यूज इसमें ये आ गया लाइसेंस इसमें यहाँ से तो डाउनलोड हुई। आगे चलते हैं। इसका स्टॉप बिफोर द ओके। अच्छा जी, ओके जी। अब आप सबसे पहले ये काम करने की कोशिश करें जी, विजुअल स्टूडियो जो है आपके पास है, ज़रा इसको तो ओपन कर लें ताकि हम इसके साथ साथ इस पे काम कर सकें जी। तो विजुअल स्टूडियोज़ आप काइंडली ज़रा ओपन कर लें। नॉट विंड डॉट एम एस एल, ये ठीक रहेगा। जी अगर ओपन हो गए विजुअल स्टूडियो तो जरा हम शुरू करते हैं। तो इसमें जनाब चले हम खुद की एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअली मैं टेस्टर था कि नॉर्थ विंड के साथ काम कर सकूं और आपसे अभी शेयर कर दूं ताकि आप ये इसको अभी इसके साथ ना प्लग इन कर सकें। तो प्लग इन एबिलिटी के लिए जनाब आई थिंक दैट शुड बी एंड फाइनली जनाब हमारे पास
ले जी अल्हम्दुलिल्लाह डाउनलोड हो गई है। तो अब ज़रा हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये एक आपसे मैं अभी फ़ाइल शेयर करने लगा हूँ। इसमें आपने करना क्या है, इसको आप ज़रा अटैच कीजिएगा अपने अपने डेटाबेसेस के साथ, मतलब ये जो सीक्वल सर्वर है इसके साथ। तो इसके लिए जनाब ये आपके पास जो सीक्वल सर्वर है, ज़रा इसको ओपन कर लें। ठीक है, इसको ज़रा आप ओपन कर लें और ओपन करने के बाद जो डेटाबेसेस है ना, इसमें ज़रा जाने की कोशिश करें। अच्छा, उसके बाद जब आप डेटाबेसेस में मूव कर जाएंगे तो दो तरीके हैं। एक तो है कि हम डेटाबेस खुद की खुद क्रिएट करें, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह क्रिएट करके देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉर्थ विंड की डेटाबेस है इसके साथ काम करेंगे। तो ये जनाब आप इस पर राइट क्लिक करें, उस पर अटैच पे क्लिक करें। जैसे आप अटैच पे क्लिक करेंगे तो आपको वो नॉर्थ विंड की डेटाबेस, अगर हमने ये सब कुछ ठीक ठीक परफॉर्म किया हुआ है तो वो इंशाल्लाह इसके साथ ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए जनाब हम लोगों ने अब आप देखें इसमें ऐड पे क्लिक करें और ऐड पे क्लिक करने के बाद आप मेरे को वो लोकेशन बताएं जहाँ पे वो इंस्टॉल है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आप डेटाबेस आपके पास होनी चाहिए इस फोल्डर में, जो कि यहाँ पे नहीं है। और हमारे पास जो फोल्डर एग्जिस्ट करता है वो है जी सी ड्राइव के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ओके जी, ये हमारे पास वो फाइल है जनाब, ये वाली फाइल है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप मूव कर सकते हैं जी सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल जिसमें से कौन सी है। तो जनाब ये हमारे पास आ रहा है ये सीक्वल सर्वर, और हम ऊपर से आ रहे हैं प्रोग्राम फाइल में सीक्वल सर्वर में। तो प्रोग्राम फाइल, उसके बाद सीक्वल सर्वर ये MS सीक्वल सर्वर। उसमें से अगर आप फर्दर देखें तो ये हमारे पास आ जाती है MS सीक्वल सर्वर में जाके अगर इसके अंदर जा चुके हैं। इसके बाद जाने के बाद माई सीक्वल में जा चुके हैं, उसके अंदर डेटा का फोल्डर इसमें जाना है। तो ये डेटा का फोल्डर है। अब यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट करना होगा। ठीक हो गया जी, इसको रिफ्रेश करता हूँ। इसको मैं दोबारा जाके ज़रा अब कैंसिल करता हूँ, इसको भी कैंसिल करते हैं। और अब जनाब वापस जाके मैं अटैचमेंट का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अटैच, आप ज़रा पे ऐड में मूव कर जाएँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ विंड की डेटाबेस आपको नज़र आ रही है। आप इसको ओके करें। अगर हमने सब कुछ ठीक किया फिर या फर्दर ओके करें तो आई होप कि अगर सब कुछ ठीक है तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एरर दे दिया है। दैट मीन्स कि हमने कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम किया है। एनीवे जी, मैं करता ये हूँ कि यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि उसको अनप्लग कर देते हैं, जो इसका ये जो है ना चीज़, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो ये वाली जो है इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ ओके कर दें। अब ये इंशाल्लाह यहाँ पे अटैच हो चुकी होगी। अब आप देखें नॉर्थ विंड की डेटाबेस यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अगर मैं आपको इसके डेटाबेस के टेबल में दिखाऊं तो न्यू क्वेरी पे क्लिक करें और न्यू क्वेरी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगी ले जी। ये हमारे पास वो आ चुकी है। तो मैं ज़रा इसके साथ आपको ज़रा दिखा दूँ जी। सिलेक्ट स्टैटिक, आपने जो काम किया हुआ है वो तो आपको पता ही कि किसमें आप काम कर रहे हैं। नॉर्थ विंड की जो यहाँ पे आपको डेटाबेस नज़र आ रही है ये वाली, इसमें से हम जाके इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने नॉर्थ विंड ही सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हमें इसको टेबल को बताना पर मैं डेटाबेस बता रही है। अच्छा जी, तो इसमें से प्रोडक्ट का टेबल ले लेते हैं। मेरे ख्याल में ये वाला प्रोडक्ट्स का टेबल हम ले लेते हैं। तो अगर हमने सब कुछ ठीक किया है तो अगेन प्रोडक्ट्स का टेबल भी इसमें नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे पहले तो आप मेक श्योर करना, जब आप क्लिक करेंगे ना तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ना वो यहाँ पे वो डेटाबेस दिखा देगा। ठीक है, तो आप ज़रा मेक श्योर कीजिएगा कि ये बिल्कुल आपके पास काम कर रहा है। तो इसका नाम है प्रोडक्ट्स, मैंने प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। अब इसको F5 से एग्जीक्यूट करें
तो अब आप देखिए कि सारी की सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, मतलब जो डेटा इसका सारा वो डिस्प्ले कर रहा है। अब इस किस्म के डेटा को हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, इसको फेच करना चाहेंगे, जिसको हम कहते हैं जी विजुअल स्टूडियो में। तो विजुअल स्टूडियो में जो काम हम शुरू में करेंगे सबसे पहले, उसको हम कहते हैं जी डेटा बाइंडिंग। हम डेटा को बाइंड करेंगे। दूसरे नंबर पर जिसके साथ हम काम करेंगे उसको कहते हैं जी हम ADO.NET। और ADO.NET में जो पहली हमारे पास ऑप्शन आ जाती है उसको हम कहते हैं जी कनेक्टर लेयर। कनेक्टर लेयर क्या होता है इंशाल्लाह इस पर भी डिस्कस करेंगे, आज ही करेंगे। दूसरे नंबर पे हम इसमें काम करने की कोशिश करेंगे, वो होगी जी डिस्कनेक्टेड लेयर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, अब क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री किसको सपोर्ट करती है? इंडस्ट्री 100% ADO.NET को सपोर्ट करती है। उसकी रीज़न क्या है? ये आसान तो है लेकिन इसके साथ कुछ इश्यूज आ जाते हैं, वो इश्यूज भी मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो ज़रा इसमें गौर कीजिएगा कि ये जो ये जो हमारे पास इसमें जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है, तो आपने सबसे पहले करना क्या है? उसके लिए जनाब हमारे पास यहाँ पे इसका हमें पाथ चाहिए। तो वो पाथ कहाँ से मिलेगा? अगर आपने इसको बिल्कुल स्टार्ट में नहीं किया हुआ तो कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर है। तो जो भी इसका सर्वर का नेम है आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जनाब आपने जो विजुअल स्टूडियो में वापस आना है। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम नहीं स्टार्ट नहीं किया हुआ, काफ़ी ऐसे मसला करेगा। अच्छा, अब इसके बाद हमें जो यहाँ से चीज़ चाहिए, आप ज़रा व्यू में आ जाए। व्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शन नज़र आएंगी। अदर विंडो में भी आए तो आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म की है, ठीक है। तो इसमें जो आपको चीज़ चाहिए वो जी डेटा सोर्स की विंडो। तो डेटा सोर्स पे मैं अगर क्लिक कर दूँ तो वो विंडो हमारे यहाँ पे आ चुकी होगी। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे किसी किस्म का कोई डेटा सोर्स अटैच नहीं है। तो इसको अटैच करने के लिए हम न्यू डेटा सोर्स पे अटैच करेंगे। आप न्यू पे भी कर सकते हैं, इस पर भी जाके कर सकते हैं। तो इस वक्त हम काम कर रहे हैं डेटाबेस में, हम किसी ऑब्जेक्ट शेयर पॉइंट के साथ काम नहीं कर रहे, किसी जो सर्विस है उसके भी साथ काम नहीं कर रहे। तो आप डेटाबेस पर क्लिक करके उसको नेक्स्ट करें। डेटा सेट क्या होता है? डेटा सेट बच्चों ये होता है कि ये हमारे पास जो डेटाबेस में जो कुछ भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे जितना भी टेबल है, ये हम क्या करेंगे, इसको हम फेच करेंगे हमारे सिस्टम की रैम के अंदर। फिर क्या होगा, हम इसको जो बैक एंड पे हम इसको डिसकनेक्ट कर देंगे डेटाबेस को, और हमारी सारी की सारी वर्किंग जो रैम के ऊपर होगी। अच्छा, तो उस चीज़ को हम डेटा सेट कह देते हैं, जिसको हम प्रोग्राम भी करेंगे आगे जाके। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी इसकी स्ट्रिंग। तो वो फिलहाल आप देखें यहाँ पे आपको कोई स्ट्रिंग नज़र नहीं आएगी, कनेक्शन स्ट्रिंग आप देख लें, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको किसी किस्म की कनेक्शन स्ट्रिंग नज़र नहीं आएगी। तो बिल्कुल ये एज इट इज़ सिंपल सी है। तो पहली बार अगर वो जो हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख लें, यहाँ आप देखिए इधर भी कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं है। तो आप न्यू कनेक्शन पे क्लिक करें और उसमें से जिस चीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं वो है जी SQL सर्वर। अगर आपके पास एक्सेस की डेटाबेस है, ODBC की है, ओरेकल की है, तो ये आप इनके साथ काम कर सकते हैं। फिलहाल चूँकि हमारे पास ये SQL सर्वर है, तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद वो हमसे पूछेगा जी इसका नाम। तो आपने बजाय कि उसको टाइप करें Ctrl+V करें, जो अभी हमने वहाँ से टाइप किया था। अच्छा, अगर इसके अंदर आप लोगों ने इंस्टॉलेशन के वक्त आपने कोई ID पासवर्ड दिया है तो फिर आप इसके थ्रू आ जाए। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ऐसी ID पासवर्ड यूज़र वगैरह नाम नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको इसके थ्रू आऊँगा। अच्छा, उसके बाद अगर तो ये कनेक्शन ठीक है तो ये आपको सारी की सारी डेटाबेसेस दिखा देगा जो उस वक्त यहाँ पे है। तो आप देखें यहाँ पे वो सब के सब डेटाबेस हमें दिखा चुके हैं। तो इसमें से जो डेटाबेस हमें चाहिए वो जी नॉर्थ विंड की। नॉर्थ विंड की वो डेटाबेस हमारे पास आ चुकी है। तो आपने मेक श्योर करने के लिए ये कनेक्शन क्रिएट हो गया है हमारे रैम के डेटाबेस के साथ। आप कनेक्शन पे क्लिक करें तो ये आपको नज़र आ जाएगा टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से ओके करें। ओके करने के बाद इसको भी ओके कर दें। तो अब हम जनाब दोबारा गौर कीजिएगा कि वो कनेक्शन स्ट्रिंग भी आ चुकी है और यहाँ पे वो चीज़ आ चुकी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इट्स अप टू यू। वो कह रहा है कि क्या मैं इस चीज़ को रैम पे स्टोर कर लूँ, तो यस, कोई मसला नहीं, हमें इसमें कोई इशू नहीं है, वो स्टोर करना भी चाहें। अब ये आपको सब टेबल्स शो करेगा उस डेटाबेस के अंदर। जितने भी टेबल्स हैं वो सब के सब टेबल्स आपको शो करेगा, ये जो कनेक्शन है। तो अब जनाब हमें करना क्या है कि इसमें से जो टेबल हमें रिक्वायर है, जो जो टेबल्स हमें रिक्वायर है, हम उनके साथ वर्किंग कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसमें से जिस टेबल्स के साथ काम करूँगा
वो है जो अभी जो आपके सामने मैंने, वो है जी प्रोडक्ट्स की टेबल। अगर प्रोडक्ट की टेबल में से कोई कॉलम आपने रिमूव करना तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं वो कॉलम रिमूव नहीं करता, मैं जस्ट फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे पास ये डेटा सोर्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन है कि हमारे सिस्टम की रैम के ऊपर वो डेटा स्टोर आ चुका है। अब आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड पे वो क्रिएट हो चुका है। अब क्वेश्चन है कि इसको इस फॉर्म पे कैसे लेके आना है। तो उसके लिए अब वापस जाएं टूल बॉक्स में, और टूल बॉक्स में हमारे पास जो डेटा वाला टूल है, इसमें जो डेटा वाला मेन्यू है इसमें मूव कर दें, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा जी डेटा ग्रिड व्यू। डेटा ग्रिड व्यू को आप ड्रैग ड्रॉप करें यहाँ से। ये एक वंडरफुल टूल है डेटा ग्रिड व्यू। ये आपके इस पर्सपेक्टिव से कि जो जो आपने इसमें वर्किंग करनी है उसमें कलरफुल है, और उसमें बहुत सी ऐसी ऑप्शन है जो अभी आप देखेंगे तो आई होप कि आप इसको लाइक कर देंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मैं सिर्फ आसानी के लिए ये करता हूँ कि जैसे लास्ट टाइम किया था, इसमें डॉग टू पेरेंट कर देता हूँ, ताकि जैसे ही इसकी विंडो में फ़र्क आया ये आ जाएगा। अच्छा, अब दोबारा देखें। अब इसके साथ छोटा सा जो एरो है ना, इस एरो को आपने करना क्लिक। क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक करें तो आपसे पूछेगा कौन सा डेटा सोर्स। तो अभी जो हमारे पास डेटा सोर्स पे काम किया था, तो वो जनाब आप देख सकते हैं कि नॉर्थ विंड का डेटा सोर्स है, जिसके साथ अभी हमने बहुत परफॉर्म किया है। ठीक है जी। अब आपके पास है कि क्या आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, क्या एडिट करना चाहते हैं, क्या डिलीट करना चाहते हैं, क्या कॉलम की रीऑर्डरिंग करना चाहते हैं। तो मैं जिस पे आप क्लिक कर देंगे वो फंक्शनैलिटी यहाँ पे अचीव हो चुकी होगी। ठीक है जी। अब मैं जनाब इसको ज़रा सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर हमने ये कनेक्शन बिल्कुल सही क्रिएट कर दिया तो आप इसको रन करें। अच्छा, मीनवाइल जनाब मैं आप लोगों को ये अच्छा, जैसे अच्छा इसको रन किए बगैर ही वो आपको बता देगा कि यहाँ पे डेटा आ चुका होगा। देखिए अभी वो डेटा यहाँ पे पहुँचा नहीं है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट किए हैं। तो अब ज़रा हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोजेक्ट के डेटाबेस में। हमें ना डेटा सेट तक पहुँचना, तो प्रोडक्ट का डेटा सोर्स है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखें उसने इसका व्यू, इमेज का व्यू आपको दे दिया है। इसका मतलब अब ये अटैच हो चुका है। तो मैं इसको रन करता हूँ, और मीनवाइल जनाब मैं आप लोगों के लिए वो नॉर्थ विंड की डेटाबेस भी अपलोड कर देता हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जनाब वो सब की सब जो डेटाबेस है आप तक पहुँच चुकी है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं वो सारी सब चीज़ों के। सिलेक्शन के साथ साथ आप इसमें सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ये देख लें कि ये प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हुआ है, ये सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हुआ है, सॉर्ट टू सॉर्टिंग ये आईडी के अगेंस्ट हुआ है, ये इसके अगेंस्ट, ये प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट सॉर्टिंग, क्योंकि हमने इसको बताया था कि हर चीज़ को यहाँ पर एक्सेस कर लेना। तो पहला मेथड तो ये है जिसके थ्रू हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते थे। तो मैं इसको दोबारा इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट मैंने सिर्फ किया है ये जो आपके पास है। अब आपने चीज़ नोट करते जाना, जो जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैंने डिलीट भी कर दिया तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल नजर आएगी। अब आगे मूव करते हैं। दूसरा हमारे पास बच्चों ऑप्शन ये आती है, उसको हम एक उसके फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना नेविगेशन की फॉर्म में। मतलब कि इसको अच्छा इसके साथ साथ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखें ये मेरे पास टेबल है, आप इसके साथ इस पर क्लिक करें, इसके में दो ऑप्शन आपको आ रही होंगी। क्या आपको ये डेटा ग्रिड व्यू में चाहिए या ये आपको डिटेल में चाहिए। तो मैं आपको सम दोनों में करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे डेटा ग्रिड में चाहिए। ये काम करने के बाद आप इसको यहाँ से कान से पकड़ें और इसके बाद इसको इस पर ड्रैग ड्रॉप कर दें। ठीक है। अब देखिए मैंने कोई चीज़ क्रिएट नहीं की, सिंपली मैंने जनाब इसके साथ इसको क्रिएट कर लिया है, और मैं जनाब इसके साथ हम वर्किंग करते हैं। वर्किंग करने के बाद ये हमारे पास है, तो इसको भी मैं इसके साथ ज़रा ये कर देता हूँ। अब मैं वापस जाके इसको डॉग टू पेरेंट कर देता हूँ। इनेबल कर देते हैं कॉलम की रीऑर्डरिंग, और उसके बाद डॉग टू पेरेंट भी कर देते हैं। अगर आप इसको रन किए बगैर इसका प्रीव्यू करें डेटा को, तो आप देखें वो सबका सब डेटा फैच कर लेगा। दूसरे नंबर पे इसको रन भी करके देख लें। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे वो बिल्कुल एज इट इज़, जो अभी आपने देखा है वो अभी आपके पास जैसे था वो बिल्कुल अब आपके सामने वही हुआ है जो अभी आपके सामने वैल्यूज आ चुकी थी। तीसरे नंबर पर जो इसमें मैं इसको दोबारा जाकर डिलीट करता हूँ।
ये लीजिए, अब मैं वापस उसी डेटा सोर्स पे जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ भाई कि मुझे इसको डिटेल व्यू में बताओ। डिटेल में बताने के बाद फिर इसको जैसे मैंने भी बताया था कहाँ से पकड़ इस पर ड्रैग ड्रॉप कर दे। अब ज़रा आपने बड़ा मेक श्योर है ना कि अब ये ना आसानी के साथ इसको नहीं करना। अब जनाब आप इस पर कुछ भी इसको वर्किंग करें और उसके बाद इसमें जनाब अब ये क्या करेगा, अब ये आपको डेटा शो करेगा जिसे हम कहते हैं ना ये फॉर्म बाई फॉर्म, मतलब पहले फिर उसके बाद फिर उसके बाद। अब ज़रा आप इसको स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद अब देखें कि अब एक एक करके वैल्यू आपको दिखाएगा। अब इसमें नेविगेशन बार भी नहीं है। नेविगेशन बार अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा आपके लिए आपको मैं एज अ टास्क देता हूँ। डेटा सोर्स में वापस जाएँ, इनफैक्ट ये आप इसमें वापस जाएँ टूल बॉक्स में, आपको यहाँ पे फाइंडिंग नेविगेशन नज़र आएगा। आप इसको नेविगेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स, फर्स्ट, लास्ट, इन सब के साथ नेविगेशन भी की जा सकती है। ठीक हो गया। तो ये है जी वो चीज़ जो इसके थ्रू हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं। अब आप देखें कि मैं इसको ज़रा रन करता हूँ। रन करने के बाद अब आपके पास वो जो ऊपर नेविगेशन बार आ चुका है, लेकिन चूंकि इसको मैंने किसी के साथ अटैच नहीं किया हुआ, मतलब आप देखें इसके साथ मैंने कोई डेटा सोर्स अटैच नहीं किया हुआ, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। आप अगर इसके साथ कोई अटैच कर देंगे जिसके साथ, तो आई होप कि ये थोड़ा सा आपके लिए आपको इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये अटैच हो जाएगा, कोई ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ ये नहीं है। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद जनाब ये टॉप होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये किसके साथ वर्किंग करेगा, वो रेंडिंग के साथ है। उसके बाद इसको जो जो भी आप थोड़ा सा वर्किंग करें तो ये आपको आसानी से नज़र आ जाएगा कि बेसिकली ये किसके साथ काम कर रहा है और क्या इसमें चीज़ें हो रही हैं। एनीवे जी, ये सब के सब चीज़ें जो आपने देखी हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें अटैचमेंट करने की कोशिश की है। अब आप इसमें फर्दर जो है वो कुछ और चीज़ को अटैच कर सकते हैं। अब आपके पास वो डेटा सोर्स कहाँ पे है, देखिए ये डेटा सोर्स हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसको दोबारा ज़रा लेके जाऊँ, तो अगर मैं इसको डिज़ाइन में जाके एडिट करूँ, कन्फिगर विजिट पर दोबारा वापस जाऊँ, ठीक है, मैं इस कन्फिगरेशन करता हूँ। तो अब फ़र्ज़ करें हमें वो टेबल खाली ये नहीं चाहिए था प्रोडक्ट का, तो अब वापस जा करके आप लोग प्रोडक्ट्स के टेबल की बजाय या मल्टीपल टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल है कि आपको प्रोडक्ट भी चाहिए और उसके रिलेटेड आपको दूसरे भी चाहिए, तो इट्स अप टू यू। फर्ज़ करें मैं अब एम्प्लॉयज़ पे जाता हूँ, आप इसको दोबारा फिनिश करें। अब फिनिश करने के बाद अब आप देखिएगा कि आपके पास वो जो एम्प्लॉय वाला है वो आ चुका होगा। तो अब इसमें जनाब आप ज़रा अगेन डेटा ग्रिड व्यू में आ जाएँ और इसको इसके ड्रैग ड्रॉप कर दें। ओके, एक्चुअली मुझे इसको ड्रैग ड्रॉप पकड़ना किसी और जगह। एनीवे, तो ये हमारे पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि उसने इसको डेटा फैच नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डेटा इसमें नहीं आया, तो वो हमारे पास इसमें आ चुकी है। एनीवे, जो जो आपके सामने यहाँ पे डेटा स्टोर में चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल 100% ये रिकन्फिगरेबल है। हम इसमें जाकर कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। जो जो इसमें आपके ऑप्शन भेजे सब काम किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये जितने भी मैं काम कर रहा हूँ, अब आप देखें मैंने सिर्फ एक नया एम्प्लॉय का डेटा सोर्स में अटैच किया है। अब आप देखें कि वो एक अच्छी खासी यहाँ पे नॉन विजिट कंपोनेंट ऐड होते जा रहे हैं। अच्छा, इससे नुकसान क्या होगा बच्चों? इसका नुकसान ये होगा कि जब आपका सॉफ्टवेयर मल्टीपल टेबल को एक्सेस करेगा डेटा सोर्सेज में, एग्जांपल है आपको एक नया डेटा सोर्स चाहिए, ठीक है, आप इस दोबारा इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद डेटा सोर्स पे जाएं, डेटा सेट में जाएं। अब हमारे पास वो कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं आप। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि नॉर्थ विंड के साथ ही अटैच हुआ, को नॉर्थ विंड ही हमें चाहिए था। अब आप नेक्स्ट मूव करें टेबल में जाकर फर्ज करें इस बार मैं जो है ना आपके ऑर्डर्स पे भी क्लिक करता हूँ, उसको मैं फिनिश करता हूँ। अब आप देखिएगा हमारे पास एक नया डेटा सोर्स अटैच हो चुका है ऑर्डर्स के नाम से, और इसमें जनाब इस ऑर्डर्स को जनाब हम ग्रिड व्यू में देखते हैं और इसको इसके ऊपर ड्रैग ड्रॉप करते हैं। ओहो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नहीं भी चेक हुआ इसका। एनीवे, ये कोई इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मसला पता क्या है बच्चों, जैसे ही हम वो सब की सब चीज़ एग्जांपल है, मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ टूल बॉक्स में, और टूल बॉक्स में वापस जाने के बाद हम इसमें जब उसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे, अब आप देखें मेरे हर ड्रैग ड्रॉप के अगेंस्ट में ये चीज़ दिखाना मकसद था आपको, ये कि ये तो हमारे सॉफ्टवेयर की स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस को तो तबाह करके रख देगा। अभी तो मैंने सिर्फ 2 टेबल्स को अटैच किया है इसके साथ, तो ये तो हमारे लिए एक बड़ा अज़ाब बन चुका होगा कि अगर हम इसके थ्रू काम करते हैं तो। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन बच्चों ये है कि आप लोगों ने हमने हमने इस पे काम करना है, जिसको हम कहते हैं ADO.NET। आखिर ADO क्या चीज़ है? इसको हम कहते हैं जी एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट।
ठीक है जी। ये जिसका एक पर्टिकुलर नाम है एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा जी, कनेक्टर लेयर के अंदर बच्चों ये होता है कि हम कनेक्ट रहते हैं कंटिन्यूसली, कनेक्ट रहते हैं विद डेटाबेस। मैं डीबी कर देता हूँ। हम इसमें कंसेक्टिव डेटाबेस के साथ कनेक्ट रहते हैं और हम जो भी चेंजेस करते हैं, जो भी फेच करते हैं, वो ओरिजिनल डेटा सोर्स से आता है, डेटाबेस से आता है। हम जो भी चेंजेस करते हैं, जो भी डिलीशन करते हैं, वो डेटाबेस में जाकर डिलीशन होती है। तो ये है जी वो चीज़ जो पहली आपको नज़र आएगी जब हम काम करते हैं इसके साथ। अच्छा, दूसरे नंबर पे डिस्कनेक्ट में, तो डिस्कनेक्ट में हम क्या काम करते हैं, हम डिस्कनेक्ट में काम करते हैं डेटा सेट के साथ। अब ये क्या करेगा, डेटा सेट ये करेगा कि वो जो हमारे पास डेटा बेसिस है, उस डेटा बेस को ये फेच करेगा और फेच करने के बाद बच्चों ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम की जो कैश है, जिसको मैं रैम कह रहा हूँ, हमारे सिस्टम की कैश पे उसको ले आएगा और फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये जो कैश है वहाँ से फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है, जिसमें विजुअल स्टूडियो है, वहाँ तक एक्सेस होगा। फिर क्या होगा, हमारे पास जितनी जितनी कम्युनिकेशन है वो प्रोजेक्ट कैश, कैश प्रोजेक्ट, इनके बिटवीन होगी। और जब हम ये सारा काम कंप्लीट कर चुके होंगे, तब ये फाइनली जाके डेटाबेस को अटैक करेगा और उसमें से जाके डेटाबेस को उसमें स्टोर कर देगा, अपडेट कर देगा। मतलब कि अब डेटाबेस और हमारे प्रोजेक्ट के बीच में ये कैश इन्वॉल्व है, जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डेटाबेस डायरेक्ट इन्वॉल्व थी हमारे प्रोजेक्ट के साथ, हमारे विजुअल स्टूडियो के साथ। तो ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन ख़त्म करने के लिए बीच में हम लोगों ने डेटा सोर्स अटैच कर दी है, ताकि कुछ अगर ऐसे कोई हमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाले प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा डैमेज ना करे। तो ये एक चीज़ है। तो पहले नंबर पर जिस चीज़ को हम काम करेंगे वो ये है, कनेक्टर लेयर के साथ काम करेंगे। अच्छा, अब मेरे काम करने का तरीका क्या होगा बच्चों, मैं प्रेफर करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन को। लिहाजा हम जो काम करेंगे वो होगा जी, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के अंदर आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल। हो गया जी। अब जनाब मैं जिसको लेके चलूँगा वो होगा लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल। हम हर चीज़ की यहाँ पे लेयर का रीड करेंगे। तो हमारे पास अगर आपको याद हो तो कम से कम वो जो लेयर आती थी, वो अगर आपको याद हो तो एक तो प्रेजेंटेशन लेयर थी, तो अगर आपको याद हो तो उसमें सबसे पहले, चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो उसमें से आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर थी। दूसरे नंबर पे उसमें हमारे पास बिजनेस लेयर थी। नंबर पे हमारे पास उसमें डेटा एक्सेस लेयर थी। ये था जी वो काम। तो वहाँ पे तो आपने इसको थ्योरेटिकली पढ़ा होगा। उसकी रीज़न क्या थी कि आप लोगों ने नहीं की थी इन सब चीज़ों में। अब ये एडवांस प्रोग्रामिंग, मतलब ये विजुअल सी शार्प वगैरह में काम नहीं किया था, इसलिए आप सी प्लस प्लस पढ़े थे, तो वहाँ पे लेयर्स का तो कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आता था। तो ये वो चीज़ें थी जो हमें वहाँ पे से नज़र आई। तो अब जनाब अगर मैं सबको, तो उसके बाद इसका प्रोजेक्ट का इसको चलना चाहिए, अगर नहीं तो बैक पेज ने वो क्रिएट किया होगा। यस, मुझे उम्मीद थी। तो ये वो सब की सब चीज़ें हैं। आपको वहाँ से जाके इसको जो भी इसकी लोकेशन है वहाँ से जा करके इसको आप जरा डिलीट कर दें जो जो चीज़ें इसमें हैं, ताकि हम इसको प्रोजेक्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके जा सकें। तो अच्छा, मैं वैसे अगर आपको इसको वैसे अलग कर लें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा मेरा ख्याल में। तो मैं इसको वैसे अपलोड कर दूँ यहाँ से। लें जी, ये हमारे पास वो चीज़ें आ चुकी हैं। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं और उसके बाद इसको भी रिमूव करते हैं। फिर हम जनाब फिर रन करते हैं तो एरर आता है, उसको जाकर रिमूव करते हैं। तो अब माशाल्लाह से हम एरर से बाहर आ चुके हैं और डेटा सोर्सेज में से जाकर वो डेटा सोर्स को भी मैं अगर रिमूव कर दूँ तो मेरे को मसला नहीं है। ठीक है, रिफ्रेश होगा। ठीक है, डेटा सोर्स की विंडो में ख़त्म करता हूँ, हमें ये हमारी किसी काम की नहीं रही। तो अब हमें इसके साथ वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो यहाँ तक जो हमने बच्चों काम किया था ये था जिसको हम कहते हैं जी डेटाबेस कनेक्ट, डेटाबेस में से ये वाला काम, डेटा बाइंडिंग।
तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर एक दो टेबल हैं तो इसके साथ चलिएगा, वैसे ना चलिएगा इसके साथ, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में सबसे जो क्रिटिकल चीज़ है वो ये है कि इसकी परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी डैमेज नहीं होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी क्या होता है, मेरे ख्याल ये भी आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वर्ड पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है फिर आपने शुगर मेले में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, और अगर आपने ऐसा किया है तो आप स्टूडेंट से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा आपके पूरे डिग्री प्रोग्राम में, क्योंकि आपकी डिग्री प्रोग्राम में जो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें वर्किंग में काम आएगी वो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यही है जिसके मैंने आपसे जिक्र किया है। ठीक हो गया। लिहाजा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो उन कॉन्सेप्ट में से जाके इसको रिवाइज कर, थोड़ा सा अगर मैं आपके लिए हेल्प प्रोवाइड कर सकूं तो आपने उसमें से आपके पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC, तो उस SDLC के अंदर आपने जाके सबसे पहले को पढ़ा, आपने पढ़ा होगा जी रिक्वायरमेंट्स को। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आप इसको देखें, रिक्वायरमेंट का मतलब कस्टमर के पास जाके आप लोगों ने जो चीज़ आपने एक्सेस करनी, मतलब आपने क्या, आप हमसे क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू फ्रॉम अस, उसके लिए आपने क्या करना है जी, तो उसके लिए हम कहते हैं उसको एलिस्टेट करेंगे। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आगे थी, अगर आपको याद हो, हमने सबसे पहले किया था एलिस्टेशन। एलिस्टेशन के प्रोसेस में हमने क्या किया था कि रिक्वायरमेंट्स की हमने गैदरिंग की थी, उसमें हमने ऑब्जर्वेशन की है, हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, हमने प्रोटोटाइपिंग की, बट जो भी था वो आपके पास था। एलिस्टेशन करने के बाद फिर हमने एनालिसिस फेज में से गए थे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने इसमें यूज़ केस डायग्राम डेवलप करके देखी, एक्टिविटी डायग्राम डेवलप करके देखी, और जब जब एनालिसिस कर रहे हैं ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, प्रायोरिटाइज हमने रिक्वायरमेंट्स करनी कैसे करनी है, तो ये सब की सब चीज़ें वहाँ पे आपने करके देखी। जब ये भी हो गया तो फिर आपने स्पेसिफिकेशन पे काम किया, तो स्पेसिफिकेशन में क्या किया आपने, IEEE का स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए, कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए इन सबको लिख दिया, राइट अप कर दिया SRS के फॉर्म में। जब ये भी काम होगा तो फिर आपने इसे कर दिया वैलिडेशन। अब इस वैलिडेशन का मतलब क्या था, वैलिडेशन में आप हम इस बात को श्योर करते हैं कि यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है जो यहाँ पे बताई गई थी, मतलब जो चीज़ यहाँ बताई गई थी वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए हम करते हैं वैलिडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है हम एनालिसिस के थ्रू ये भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो ये था आपका रिक्वायरमेंट का फेज। फिर आप लोगों ने आगे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे, और आर्किटेक्चर में आप लोगों ने किसी एक आर्किटेक्चर को फॉलो किया, आपने कहा जी हम नेटवर्क बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करेंगे, रिपोजिटरी पे काम करेंगे, हम लेयर पे काम करेंगे, हम MEC पे काम करेंगे, हम MEP पे काम करेंगे, जो आपने इसमें ऑप्शन आपके पास थी, उसमें से जब वो आर्किटेक्चर डिसाइड हो गया तो फिर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया। तो जो चीज़ हमने आपके थ्रू काम किया था, तो हम जिस चीज़ को फॉलो करेंगे वो होगा जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला तरीका, डबल ओ। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला मेथड है, जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ये करेंगे, ये करते हैं। अच्छा, जब आपने ये भी काम कर लिया तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, एक्चुअली ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। अब इसके बाद हम लोगों ने जनाब जो हमारे पास जो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू जिसे हम कहते हैं ना ये ले SDLC, तो रिक्वायरमेंट गैदर की, उसका हाई लेवल आर्किटेक्ट किया, हाई लेवल आर्किटेक्ट किया, फिर हम उसके लो लेवल या डिटेल आर्किटेक्चर में गए, डिटेल आर्किटेक्चर में गए, डिटेल डिज़ाइन में। ठीक है, तो डिटेल डिज़ाइन में फिर हमने जनाब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को फॉलो किया, कुछ एक्सपेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करते हैं, कुछ प्रोसीजर को है। एनीहो, फोर्थ नंबर पे फिर हमने जब ये भी काम कर दिया तो हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन में ले गए। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या था, हमने इसको कोड कर दिया, जैसे अभी इस वक्त हम कोड कर रहे हैं, हम कोड कर रहे हैं जो ये टेक्निक फॉलो करते हुए। अच्छा, जब ये भी हो गया तो फिर हमने किया यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट का मतलब है कि हमने कोड को टेस्ट किया है यूनिट बाय यूनिट। अब क्वेश्चन है यूनिट क्या होता है, तो बच्चों यूनिट हम कहते हैं ये जो आप एक मेथड लिख देते हैं, आप लोगों ने जो क्लास लिख दी है, आप लोगों ने एक जो फंक्शन लिख दिया है, ये सब की सब चीज़ें हमारे पास यूनिट्स होते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं क्लास बाई क्लास, मेथड बाई मेथड, फंक्शन बाई फंक्शन, जो भी है। तो फंक्शन का वर्ड मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मैं काम कर रहा डबल ओ में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में वहाँ फंक्शन नहीं होते। अच्छा, 6 नंबर पर हम देखेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग किसे कहते हैं कि देखिए इंडिविजुअली हमारे पास यूनिट टेस्ट हो चुके हैं, इंडिविजुअली फर्स्ट कर मैं कहता हूँ यूनिट 1 है, ये टेस्ट हो चुका है,
उसके बाद यूनिट 2 टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमने देखना ये है बच्चों कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन थी, जो कम्युनिकेशन थी, वो ठीक हो रही है कि नहीं। ये चीज़ कंफर्म करने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक हो गया। जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो जाती है तो 7वें नंबर पे फिर हम करते हैं जी सिस्टम टेस्टिंग। इसमें पूरा का पूरा सिस्टम जुड़ चुका होता है, फिर हम इसको टेस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब है सॉफ्टवेयर ने कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल होना है, हम उन सब के अगेंस्ट, मतलब वो वेब सर्वर होगा, वो डेटाबेस सर्वर होगा, वो कोई कुछ सेंसर हो सकते हैं, वो सब चीज़ों पे हम इसको सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम फिर इस सिस्टम को देखते हैं कि जी इसमें क्या ये प्रैक्टिकली काम कर रहा है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। जब ये चीज़ हमारे पास आ चुकी होती है तो फिर आखिर में जनाब हमारे पास आ जाती है जी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में जो क्लाइंट है वो आके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है, जिसने इसका पेमेंट खर्च की होती है। उसमें हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग, आपने नाम सुना होगा, अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग आपने सुना होगा, ठीक है। और आखिर में जब ये भी हो जाता है, जब सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि जी वही सॉफ्टवेयर जो कहा गया था, तो फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है वो जी मेंटेनेंस, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने जो सबसे एक्सपेंसिव वाला आपको नज़र आएगा वो मेंटेनेंस ही है। तो ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आपको रिवाइज़ करने की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, लेकिन बच्चों प्लीज़ ये काम कभी ना करें कि आप लोग कि बस आप समझे कि यार कि जो एक रात को आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद आप इसमें मूव करके आपने कहा यार बेहतरीन हो गया यार, ये काम कभी ना करें भाई मेरे, ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये प्रोफेशनल डिग्री है, यू विल बी इन प्रॉब्लम अगर आप एक रात में जाकर चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो ये मेरी तरफ से सजेशन है। बाकी आप माशाल्लाह से अक्लमंद लोग हैं, ये एक्सेप्ट करें तभी आपकी मर्ज़ी, नहीं करें तभी आपकी मर्ज़ी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसमें जनाब फिर हम कोडिंग के थ्रू ये काम करेंगे ताकि हमारे सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। 11:05 पे इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर ऑफिस, अपने क्वेश्चन भी वहीं पे लिख के रख लें, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपका आंसर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।